हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हमारा लास्ट लेक्चर है। हमने बेसिकली पढ़ना है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत सारे अलग अलग नाम हैं इसको लिबरलाइजेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। सो दिस वाज इशूड इन 1991। हुआ क्या था साहब, हमारी इंडस्ट्री या इकोनॉमी 1991 से पहले बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड इकोनॉमी थी। यानी कि अगर किसी फॉरेन कंपनी को हिंदुस्तान में आकर फैक्ट्री लगानी है तो उनको बहुत सारे परमिट्स और लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती थी। ऊपर से जो वो पैसा कमाते थे वो इतना ज्यादा हाईली टैक्स्ड था। तो देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी विच चेंज्ड द कोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और आज जो आप ग्रोथ देख पा रहे हैं, जो डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक पॉलिसी विच केम इन 1991। मैं लिखवाने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अल्टीमेटली इस पॉलिसी ने किया क्या, पॉलिसी का इंपैक्ट बता रहा हूं। जस्ट इन नॉर्थ इंडिया व्हाट वाज द इंपैक्ट। तो साहब, ये हमारा एक दिल्ली का रीजन है, ठीक है जी। Now, Delhi is an urban area, ठीक है, and in 1991 also this was an urban area only. So this is a very interesting fact. So liberalization policy के साथ साथ बहुत सारे tax exemptions भी आए, ठीक है। I will let you know about one of the exemptions. Section 80IA was introduced in the Income Tax Act by then प्राइम मिनिस्टर। तो साहब उन्होंने बोला कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं हमारे देश में, यानी कि कंपनीज आए और हमारे देश में इन्वेस्ट करें, ठीक है साहब। उस दौरान हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हम स्मगलिंग बोलते थे। साहब, स्मगलिंग जैसी टर्मिनोलॉजी आप अभी नहीं सुनते हो क्योंकि आज की डेट में माल स्मगलिंग के बहुत ज्यादा केसेस नहीं हैं। कुछ लिमिटेड केसेस अभी भी नजर आते हैं स्मगलिंग के, लेकिन उस वक्त पर स्मगलिंग के गढ़ होते थे। गफार मार्केट वाज अ हब ऑफ स्मगल्ड प्रोडक्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्मगल्ड प्रोडक्ट्स होते क्या थे सर? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आप बिना कस्टम ड्यूटी पे किए देश के अंदर लेके आए हो, यानी कि आपने उन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं कर रखी, ठीक है जी। तो ये एक समस्या थी ऑलरेडी। उसके बाद दूसरी समस्या ये थी कि इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेड थी। इतनी क्लोज इकोनॉमी थी कि हमारे देश के अंदर किसी भी कंपनी को प्लांट सेटअप नहीं करने दिया जाता था अगर वो कंपनी फॉरेन है तो, ठीक है। तो सेक्शन 80I लाया गया, दिस वाज इनकम टैक्स एक्ट, एंड फिर रिस्पेक्टिवली बाकी लॉज भी चेंज किए गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट की गई, डी लाइसेंसिंग की गई, उन इंडस्ट्रीज को और ज्यादा लिबरल बनाया गया ताकि कंपनीज आए और अपना धंधा सेटअप कर पाए, ठीक है जी। अब शर्त यह थी साहब कि कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे देश में आए, प्लांट सेटअप करे और अपना धंधा चलाए, और जितनी भी इनकम उनको होगी आने वाले 8 सालों तक उन पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप प्लांट अर्बन एरिया में नहीं लगाएंगे, रूरल एरिया में लगाएंगे, ठीक है जी। अब समझिए इससे हुआ क्या साहब। इंडिया एक अपने आप में हमेशा से एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आपको बस प्रोडक्ट इंडिया तक पहुंचाना है, बिक वो अपने आप जाएगा, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। तो एशियन मार्केट टैप करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई फॉरेन कंपनीज को इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी से, ठीक है। अब हमारी शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि प्लांट लगेगा तो कहां लगेगा? प्लांट लगेगा रूरल एरिया के अंदर। तो मैं सिर्फ एक दिल्ली का एग्जांपल बता रहा हूं, बट सारी कहानी ओवरऑल इंडिया यही थी। सब दिल्ली के साथ 2 रूरल एरिया लगते थे उस वक्त पर। एक गुड़गांव था जिसको आज हम गुरुग्राम बोलते हैं, एक नोएडा था।
ठीक है जी. सो दीज वर देन रूरल एरियाज. These were declared as SEZ, Special Economic Zone by the government. यानी कि यहां पर अगर फैक्ट्री लगा दी गई, इन एरियाज में अगर फैक्ट्री लगा दी गई, तो इन प्लांट से आने वाला मुनाफा टैक्स एग्जेम्प्ट होगा अगले 8 सालों तक. 1 रुपए का भी इनकम टैक्स उस इनकम पर नहीं लिया जाएगा. ठीक है जी. अब हमें क्या फायदा हुआ साहब? हमें फायदा यह हुआ कि दिल्ली टारगेट मार्केट थी इन दोनों रूरल एरियाज में लगे हुए प्लांट्स के लिए. इन्होंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए. अब साहब रूरल एरिया, हमारे तो रूरल ही थे, तो यहां पर बिजली नहीं थी. ठीक है जी. सड़कें नहीं थी. अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली थी कि गांव था, गांव के लोग करते क्या. ठीक है जी. तो जब प्लांट लगा तो इससे हुआ क्या साहब? अगर एक कंपनी को आपने प्लांट लगाने के लिए जगह दे दी, अब उसके पास बिजली है नहीं तो चलाएंगे कहां से? तो कंपनीज ने अपने पावर प्लांट्स लगाए. ठीक है जी. अब साहब गुड़गांव से माल दिल्ली पहुंचाना तो है. ठीक है जी. तो रोड्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई. पार्ट प्रोजेक्ट्स थे, कुछ कंपनीज ने, लोकल एरियाज की कंपनी ने खुद कराए, बाकी गवर्नमेंट ने करे. ठीक है जी. उसके बाद सब अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व हो गया. तो इन एरियाज में जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट थी, जितने लोग खाली बैठे थे, सब इन फैक्ट्रीज में उन्हीं लोगों को तो एम्प्लॉय किया गया होगा. ठीक है जी. इसका रिजल्ट ये है कि साहब आज की डेट में गुड़गांव इज मोर डेवलप्ड देन दिल्ली. ठीक है जी. बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट पॉलिसीज, दीज लिबरलाइजेशन पॉलिसीज. अब हुआ क्या? मैंने एक प्रॉब्लम और बताई थी साहब, हमारी एक और प्रॉब्लम थी स्मगलिंग की. ठीक है जी. अब स्मगलिंग क्या होता है कि आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए सामान देश में ले आते हैं. अब क्या चीजें थी जो स्मगल हो रही थी साहब? सोनी का टीवी स्मगल हो रहा था, रीबॉक के जूते स्मगल हो रहे थे, क्योंकि ये सारी कंपनीज इंडिया में थी ही नहीं, ये यूएस की कंपनीज थी. और अगर आपको पहले माल मंगाना होता था, तो अगर मैं शूज की बात करूं तो साहब रीबॉक के शूज पर 150% की कस्टम ड्यूटी थी. ठीक है जी. तो आदमी क्या करता था? आदमी उसको इंडिया में स्मगल करता था, गलत रास्ते से मंगवाता था, ताकि 150% की मेरे को ड्यूटी ना देनी पड़े. 20% स्मगलिंग वाले को दे देंगे भाई. 100 रुपए का जूता इंडिया में अगर सीधे रास्ते से लाया जाए तो 250 रुपए का पड़ता था, क्योंकि 150% की कस्टम ड्यूटी थी. ठीक है. तो अल्टीमेटली हुआ क्या? ये स्मगलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. स्मगलिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई साहब? सोनी कंपनी ही इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करने लगी, रीबॉक कंपनी ही इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करने लगी. तो अल्टीमेटली हुआ क्या? जो स्मगल्ड माल आप खरीद रहे थे, अब उससे भी सस्ता माल शोरूम में मिलने लगा विद वारंटी. ठीक है जी. तो अपने आप ही स्मगलिंग मार्केट वाइप आउट हो गई. सो दिस वाज अ वेरी माइन्यूट इंपैक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक पॉलिसी. और भी बहुत सारे उसके इंपैक्ट्स और फायदे हुए. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, आपकी कंट्री ने डेवलपमेंट करी. ठीक है. एंड इसके बाद एक और नया सिस्टम आया. बट दिस वाज अ वेरी फेमस पॉलिसी जिससे इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अचीव करी. ठीक है जी. इसके बारे में लिखना हम शुरू करते हैं. The main aim of, सॉरी हेडिंग लिखवाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. एक सेकेंड, हेडिंग लिखो जी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. सॉरी सॉरी सॉरी, लिखी नहीं हमने. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी.
ठीक है जी। द मेन एम ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी was to create a more competitive environment in the economy and to remove barriers of entry and growth of firms. सर इसी स्मगलिंग इशू पे देयर वाज अ मूवी बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर की मूवी थी, अगर आपने देखी हो तो मैं पहले लिखवा लूं, उसके बाद मैं वो डिस्कस करूंगा केस कि बेसिकली इट वाज नथिंग बट वो भी कस्टम ड्यूटी की चोरी थी। ठीक है, समझेंगे उसको। पहले मैं अपना कंटेंट पूरा कर लूं, देन आई विल डिस्कस दैट केस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मूवी नहीं देखी तो देखना जरूर। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी आर एज फॉलोज। डी लाइसेंसिंग, यानी कि पहले मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। ठीक है जी, हमने डी लाइसेंसिंग कर दी, कहानी ही खत्म। ठीक है जी, एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज industrial licensing was abolished. ठीक, decrease in the role of public sector, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को जो भी आपके पहले रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री थे उनमें इन्वेस्ट करने दिया गया और पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया। इसी को हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, लिखेंगे द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज specifically reserved for public sector reduced to 4, यानी कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड, इन 4 में नहीं थे उसके बाद भी। सर इन 4 में से 3 तो मेरे को पता है, एक रेलवेज, आपकी आर्म्स एंड अम्युनिशंस, थर्ड वाज ओपियम, फोर्थ आई विल चेक एंड लेट यू नो। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट वाज डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको। डाइवेस्टमेंट,
लिखेंगे जी। Many public sector undertakings were divested, या disinvestment was done in the public sector undertakings. चलें जी आगे, फोर्थ पॉइंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ हो गया और लिबरल बना दिए हमने रेगुलेशंस। तो हम ये लिख सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस वर लिबरलाइज्ड, और कुछ केसेस में 100% अलाउ हो गई थी, यानी कि कंपनी कैन हैव 100, मतलब अ फॉरेन कंपनी कैन हैव 100% स्टेक इन अ बिजनेस इन इंडिया। ओहो, ठीक है जी। liberal policy for technical collaboration setting up of foreign investment प्रमोशन बोर्ड, सब एक स्पेसिफिक बोर्ड बना दिया गया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना था और ध्यान देना था कि जो लोग हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं वो धंधा बहुत ही आराम से कंफर्टेबली कर पाए। इसी को हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारी करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करती है इन चीजों पर अभी, विच इज नोन एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। ठीक है जी, चलेंगे आगे। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। So the new economic policy laid stress on LPG, liberalization, privatization and globalization। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है जी, लिखो फिर हम आगे चलें। सबसे पहले लिबरलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, liberalization means removal of unnecessary
controls and restrictions on business. It involves removal of entry and growth restrictions, removal of entry and growth restrictions on the private sector enterprises. ठीक है जी? अब बहुत सारे मेजर्स थे measures taken for liberalization. Delicensing, no restriction on expansion or contraction of business. आप बिजनेस एक्सपैंड करिए किसी भी रीजन में, किसी भी डोमेन में, किसी भी इंडस्ट्री में आप कर सकते हैं. आप बंद करना चाह रहे हैं तो बंद कर सकते हैं, आपको छूट है. रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन movement of goods and services. Reduction in tax rates, ये तो बताया ही मैंने आपको भी. Liberal process to attract foreign capital and technology to India. ठीक है जी. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन. Privatization means giving greater role to the private sector in the country. To the private sector in the country.
This led to reduction in the role of public sector. It involves transfer of ownership management and control of public sector undertakings और public enterprises, PSU बोलते हैं साहब इनको, to the private sector undertakings. प्राइवेट सेक्टर लिख लो आप, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों पीएसयू हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर, दैट्स ऑल. ठीक है जी. इसके लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने क्या मेजर्स लिए? दो ही मेजर्स थे जो मैं बताने वाला हूं यहाँ पे आपको. एक तो डाइवेस्टमेंट, यानी कि सरकार ने अपना शेयर बेच दिया प्राइवेट सेक्टर्स को काफी सारे पीएसयूज में. ठीक है जी. मेजर्स टेकन, डाइवेस्टमेंट मैं इसके बारे में लिखवा नहीं रहा हूं, अभी अभी हमने पढ़ा है. डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट, ठीक है जी. एंड द लास्ट इज रिवाइवल ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. साहब इन्होंने एक बोर्ड बना दिया नेम BIFR, जिसका काम क्या है? सिक यूनिट्स को, ऐसी यूनिट जो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, बिल्कुल ठप होने वाली हैं, उनका रिवाइवल. ठीक है. बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. चलें जी. और आखिरी है हमारा ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, फिर से globalization means integrating the various economies of world integrating the various economies of the world leading towards
the emergence of a cohesive वेल इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं इसको ग्लोबल इकोनॉमी. It involves integrating the national economy with the world economy by removal of barriers of international trade and capital movement. International trade and capital movement. Just a sec. क्या हो गया भाई? Last point. Globalization increased the level of interaction and interdependence among the various nations of global economy. Among the various nations of global economy. ठीक है जी. अल्टीमेटली इस सब का इंपैक्ट बिजनेसेस पर क्या हुआ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का. ये लिखते हैं पहले. इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस. इस सब का आपके धंधे पर क्या इंपैक्ट हुआ. ठीक है साहब, मैं इन डिटेल नहीं लिखवाऊंगा. ठीक है, इन केस आपको डाउट हो जस्ट आस्क मी. ठीक है, और ईमेल मी, मैं आपको समझाता जाता हूं साथ के साथ. ये सब इंक्रीजिंग कंपटीशन. कंपटीशन बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया कि अब यूएस की ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मार्केट के अंदर ही इंडियन ट्रेडर के साथ कंपीट कर सकती है. ठीक है जी. इसी का एक रेपरकशन भी है कि चाइनीज माल क्योंकि इतना सस्ता आ रहा है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी का ही एक रेपरकशन है, ये आउटकम है कि चाइनीज माल दो क्वालिटी भी खराब है अगर, तो चाइनीज माल का प्राइस इंडियन कमोडिटी से काफी कम है, जिसकी वजह से दे मोस्टली डोमिनेट द इंडियन मार्केट. ठीक है, इंक्रीजिंग कंपटीशन. सेकंड,
मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। सब कस्टमर्स के ऑप्शंस कितने ज्यादा बढ़ गए आप ये देखो, यानी कि आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मार्केट से मंगा सकते हैं। आप यूएस से सेम प्रोडक्ट मंगा सकते हो जो आपको आज amazon.in पे मिल रहा है, वो amazon.us से आप amazon.com से ले लो, ठीक है जी, आपको अवेलेबल है, ठीक है, और वो आपको इंडिया में डिलीवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर के लिए क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस बढ़ गए, उसकी रीच बढ़ गई, वो ग्लोबली किधर भी किसी भी कंपनी से माल मंगा सकता है, सामान मंगा सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे बिकेम मोर डिमांडिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। सब हुआ क्या कि जब आप ग्लोबल लेवल पर कंपनीज के साथ कंपीट कर रहे हो, देन यू आर फोर्स्ड टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इन योर ऑपरेशंस, ठीक है। क्योंकि साहब मशीनें तो अब लगानी पड़ेगी, क्योंकि लेबर बहुत महंगी पड़ रही है, लेबर बहुत कम प्रोडक्शन कर रही है। अगर आप लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हैं तो आप चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन से या बाकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से कंपीट नहीं कर सकते, तो आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी अपने ऑपरेशन में, अपने बिजनेस में, ठीक है जी। तो एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना एक तरीके से मजबूरी हो गई बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, विच इज अल्टीमेटली अ गुड थिंग, ठीक है। नेसेसिटी फॉर चेंज, सब चेंज हुआ, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हुए, ठीक है जी, बिकॉज मशीनरीज इनकॉर्पोरेट हुई, कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस बनी, तो अब लेबर स्किलिंग जरूरी थी, ठीक है। प्रोडक्ट चेंज हुआ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, ठीक है। तो ओवरऑल इकोनॉमी गॉट चेंज, सो देयर वाज अ नेसेसिटी फॉर चेंज। नेक्स्ट इज एचआर, स्किलिंग की हमने बात करी, नेसेसिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स। सब अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, अगर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, तो जो लोग पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उनके ऑपरेशंस में भी चेंज आएगा। यानी कि अब जरूरत है रीस्किलिंग की। उन्हीं लोगों को, उन्हीं एम्प्लॉइज को आपको लर्निंग देनी पड़ेगी, कोचिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, सो दैट वो नए ऑपरेशंस को सीख पाए, ठीक है। सिक्स्थ, मार्केट ओरिएंटेशन। सब मार्केट ओरिएंटेशन मतलब कस्टमर स्पेसिफिक मार्केट। पहले होती थी प्रोड्यूसर स्पेसिफिक मार्केट। आज की डेट में कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसी बेसिस पर आप प्रोडक्शन करते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक मार्केट लिख सकते हैं इसको। यानी कि यही बात है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स कि पहले क्या होता था, पहले अवेलेबल ऑप्शंस कस्टमर के पास बहुत कम होते थे, तो कस्टमर अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से चूज करता था कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आज की डेट में अवेलेबल ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि कस्टमर विल डिसाइड कि उसको क्या चाहिए और प्रोड्यूसर को उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वो प्रोडक्ट बनाना पड़ता था, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। सब पब्लिक सेक्टर में जब डाइवेस्टमेंट हो गई, यानी कि जब पैसा अब लगाना ही नहीं पब्लिक सेक्टर्स में, तो सरकार ने बजट का पैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वापस ले लिया और वो कहीं और इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है जी। तो ये इंपैक्ट है आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कि एक तो कंपटीशन बढ़ा, ज्यादा डिमांडिंग कस्टमर्स आए, ठीक है जी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बढ़ा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूरन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी ऑपरेशंस में,
ठीक है जी, देयर वाज अ नेसेसिटी फॉर चेंज, नेसेसिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स, रीस्किलिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट बन गई कस्टमर स्पेसिफिक मार्केट, नॉट द प्रोड्यूसर स्पेसिफिक मार्केट, एंड द लास्ट लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यानी पहले सरकार जितना खर्चा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए करती थी, अब उतना खर्चा नहीं करना पड़ा सरकार को, और सरकार ने वो उतना किया भी नहीं। ठीक है, तो साहब यहां खत्म होता है हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर। एक टॉपिक मैंने आपको बताना था जो कि मेरे को स्मगलिंग के केस में डिस्कस करना था, वो मैं फटाफट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के आसपास का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो साहब ये ना रीबॉक के शूज की ही कहानी है। सो इफ यू विल गो एंड वॉच द मूवी बदमाश कंपनी, तो मैं इसकी सिचुएशन बता देता हूं। बिफोर 1991 there was a custom duty of 150% on imported shoes। तो अगर आप $1000 का जूता यूएस से मंगवाते हैं इंडिया में, तो आपको वो इंडिया में $2500 का पड़ेगा। कैसे साहब, बेस प्राइस जो मेरे को मैन्युफैक्चरर को देना है, रीबॉक को मैंने देना है, वो कितना देना है, $1000, और फिर मैंने इंडियन गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी देनी है, कितनी, 150%, यानी कि $1500 उनको देना है। तो मेरे पास $2500 का जूता आता था। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इनके एक एक जीरो हटा देता हूं, $100, $150 और $250 कर देता हूं। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली जितने का जूता नहीं है उससे ज्यादा मैं कस्टम ड्यूटी पे कर रहा था। ठीक है, तो इस कंपनी, इस पर्टिकुलर मूवी में ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग स्कैमस्टर्स होते हैं, ये लोग चीट करते हैं। सो व्हाट दे डू, ये लोग यूएस जाते हैं और यूएस जाकर 1 लाख पेयर ऑफ शूज का ऑर्डर देते हैं। साहब अब 1 लाख पेयर ऑफ शूज की पेमेंट भी दे देते हैं, बट डिलीवरी के लिए एक शर्त रखते हैं। डिलीवरी कहते हैं जी 2 हिस्सों में होगी इंडिया में। ठीक है जी, कैसे, एक कुरियर आएगा मद्रास, एक कुरियर आएगा कलकत्ता। ठीक है जी, अब इसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला जी लेफ्ट का जूता सारा का सारा मेरे को चाहिए मद्रास, ठीक है, और राइट का सारा जूता चाहिए मेरे को कलकत्ता। साहब देखिए अब इसमें हुआ क्या, अल्टीमेटली जब मद्रास सामान पहुंचा, ठीक है, तो ये लोग अपना भेस बदल के वहां पर आए, मद्रास कस्टम अथॉरिटीज के पास आए। इनको $100 तो दे चुके हैं ये ऑलरेडी, रीबॉक को $100 ऑलरेडी दे चुके हैं इस जूते का। ठीक है, और 1 लाख जूते हमने ऑर्डर किए थे, 1 लाख पेयर ऑफ शूज। लेफ्ट का जूता मंगाया हमने मद्रास, राइट का मंगाया कलकत्ता। अब जब यहां पर कस्टम अथॉरिटीज के पास ये 1 लाख लेफ्ट के जूते पहुंचे, तो ये लोग माल उठाने पहुंचे, इन्होंने सैंपल खोल के चेक किया तो पता लगा जी सारे के सारे जूते लेफ्ट के थे। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने नौटंकी करी और बोला जी साहब ये तो मैन्युफैक्चरर ने गलत माल दे दिया। ठीक है जी, मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया, मैंने 100 इंटू 1 लाख जूतों की पेमेंट कर दी और उसने सारे लेफ्ट के जूते भेज दिए, तो मेरा तो नुकसान हो गया, मैं ये माल कस्टम से नहीं उठाऊंगा, आप रख लो। सेम ड्रामा इन्होंने यहां पे किया कलकत्ता में जाके, और उन्होंने बोला जी मैं ये राइट का सारा जूता आ गया, मेरे तो किसी काम का नहीं है, मैं ये भी जूता नहीं उठाऊंगा। ठीक है साहब, अब हुआ क्या, क्योंकि $150 की कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती, तो आपने यहां पर माल छोड़ दिया, यहां कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ी, यहां पर भी माल छोड़ दिया, कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ी। अब कस्टम डिपार्टमेंट इन जूतों का करेगा क्या, तो साहब कस्टम डिपार्टमेंट अल्टीमेटली ऑक्शन लगा देता है उन सामान की जो सामान बेसिकली परचेजर ने उठाए नहीं, और कस्टम ड्यूटी जिन सामान की नहीं आई वो उन प्रोडक्ट्स की बेसिकली ऑक्शन करता है। तो ये लोग भेस बदलकर उस ऑक्शन में गए। साहब अब ऑक्शन में भी अगर आप 1 लाख लेफ्ट का जूता बेच रहे हैं तो कोई बोली नहीं लगाएगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपए की बोली लगाई 1 लाख जूतों की मद्रास में, 20,000 रुपए की बोली लगाई कलकत्ता में, और वो 1 लाख जूते दोनों तरफ से लाकर इन्होंने दिल्ली में असेंबल कर लिए।
तो साहब जो मेरे को कस्टम ड्यूटी 150 इंटू 1 लाख भरनी पड़ती, जो कि तकरीबन 15 करोड़ डॉलर होती है, ठीक है जी, उसकी जगह पर मैंने 40,000 रुपए भरे और मेरे पास वही प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो गया। तो अगर कोई सीधे रास्ते से वो जूता मंगाता तो उसको $250 का पड़ता, मेरे को वो तकरीबन भी $105 में वो कॉस्ट कर गया, ठीक है जी। सो दिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मगलिंग। तो 1991 के बाद जब ये पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, तो साहब रीबॉक ने ही अपना प्लांट हिंदुस्तान में लगा लिया, तो कस्टम ड्यूटी का सवाल ही खत्म हो गया, ठीक है जी। सर आज यहीं कंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।